तो सरकार ने अपनी नई काडर पॉलिसी आज रिलीज़ कर दी। ये कैसे आपको इम्पैक्ट करती है ये जान लेते हैं, है ना। और सरकार ने अपने पोर्टल पे, डीओपीटी के पोर्टल पे आज ये पूरी पॉलिसी डाल दी है। डिटेल्ड पॉलिसी है। मैं इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिससे हमें इम्पैक्ट हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। अदरवाइज रैंक लाना सबसे ज़रूरी है। हम रैंक तो अपने निर्धारित कर नहीं सकते, लेकिन स्टिल होम कार्डर मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सी जो ऐसी चीज़ें थी जो पहले बहुत ही बायस्ड और मैनिपुलेशन टाइप लगती थी, अभी काफ़ी क्लियर कट है, काफ़ी एल्गोरिदमिक बना दिया सरकार ने। बस मैं आपको चाहूँगा बताना। तो अब सरकार ने, अब जैसे पहले क्या करती थी, जैसे आपने शायद पहले जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है डैफ, उसको देखा होगा। उसमें जोन्स होते थे। आप अपना जोन फिल करते थे एंड अपना एक कार्डर प्रेफरेंस बताते थे कि मेरा कार्डर प्रेफरेंस ये वाला है, जैसे मेरा होम कार्डर ये वाला है, एंड अकॉर्डिंगली जोन्स की फिलिंग होती थी। अभी ना सरकार ने जोन्स हटाकर, क्योंकि देखो सिमिलर आप अगर हो सकता है नॉर्थ में ही चाहते हो, नॉर्थ में घूमते रहो घर के आसपास, है ना। देन देयर वर अदर जोन्स लाइक जैसे जोन 2 उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, है ना, जो सेंट्रल और ईस्टर्न वाला पार्ट मिलाकर। देन जोन 3 गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की आप अपने जोन में आसपास ही घूमते रहोगे, ये हो सकता था, है ना। तो उसमें कोई बुराई नहीं होती, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट चाह रही थी कि ना इनसाइडर आउटसाइडर एक वैकेंसी होती है। इनसाइडर मतलब कि मेरे ही, जैसे मान लीजिए पंजाब अगर मेरा होम कार्डर है, तो कितने लोग हैं जो पंजाब के वो अपना होम कार्डर भरेंगे, उनको मिल जाएगा। लेट्स से 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो इसके हिसाब से मिल जाता है। अभी थोड़ा सा ये जो प्लान्ड तरीके से चलेगा, एल्गोरिथमिक चलेगा। पहले ना जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते थे, फिर वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाते थे, व्हाट्सएप ग्रुप में वो बताते थे आपने क्या भरा, आपने क्या भरा, कैलकुलेट करते 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 कितनी इनसाइडर निकलेंगी। अब हमें पता ही नहीं होता था पहले कि कितनी इनसाइडर की जॉब्स निकलेंगी, कितनी नहीं। सरकार ने क्लियर कट डेट डाल दी है यहाँ पर, क्लियर कट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर कट की 1 जनवरी तक अगर स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं बताया कि हमारी कितनी इनसाइडर वाली पोस्ट्स हैं, तो हम जो नोटिफिकेशन पब्लिश करेंगे उसमें हम नहीं डालेंगे, आपके इनसाइडर की वैकेंसीज नहीं मानेंगे, आप डिले करेंगे, आप भुगतो कि आपको इनसाइडर ऑफिसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको जैसे लोग चाहते हैं ना, जैसे बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट्स इनफैक्ट इस लेवल तक चाहती हैं कि उनके स्टेट के बंदे क्वालिफाई हों, कि वो कोचिंग सेंटर्स एक्सेट्रा भी चाहती हैं प्रमोट करना, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, आई वांट टू रिपीट अगैन। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि एक ऑल इंडिया सर्विस कैरेक्टर रहे, एक ऑल इंडिया सर्विस, जैसे हमारे देश में आईएएस, आईपीएस, फॉरेस्ट सर्विसेज, है ना, ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इनमें ऑल इंडिया कैरेक्टर होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने रूल्स में और क्लैरिटी लेकर आए और एल्गोरिथमिक बना दिया है। मैं आपको चाहता हूँ बताना, जोन्स वाले सिस्टम से मूव करके अभी अल्फाबेटिकल सिस्टम पे चले गए हैं। ओके, लेकिन जोन में आपको, जैसे आपने डाफ देखा होगा, आपको पता होगा डाफ में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये, जैसे अब पंजाब को अगर हमने अपना, मैंने मान लो होम स्टेट बता दिया कि पंजाब इज माय होम स्टेट, जोन 1 में मैंने प्रेफरेंस, मेरा जोन 1 प्रेफरेंस है मेरी फर्स्ट, जोन 2 सेकंड, थर्ड, देन जोन 5 थी, जोन 4, है ना। एंड फर्स्ट में पंजाब इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस, देन हरियाणा, देन राजस्थान। तो जोन में भी मेरी इंटीरियर प्रेफरेंस रहती थी। अभी ये कैसे आएगा ये हमें आगे नहीं पता, अभी हमें डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिखा। सरकार ने सिर्फ पॉलिसी चेंज बताया कि जो जोन के हिसाब से हो रहा था अब वो अल्फाबेटिकल है, ग्रुप्स बना दिए कि आप एक ग्रुप देखो, कितना डाइवर्स ग्रुप है। जैसे ग्रुप 1 देखो, उसमें आगमोट करियर, है ना, पूरा आगमोट, पूरा ऑलमोस्ट देश के जो जगह जगह पर हमारे जो यूटीज हैं ऑलमोस्ट, है ना, विभिन्न पार्ट्स में, है ना। देन आंध्रा, देन असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, ABC, देन गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश। क्या डाइवर्सिटी है ग्रुप्स में, ऑल इंडिया कैरेक्टर आपको दिखेगा उभरता हुआ यहाँ पर। तो इसीलिए जो ये कार्डर्स हैं इनको 4 ब्रॉडर ग्रुप्स में जो बांटा गया है ना, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। रैंक आएगा, रैंक आने के बाद पहले जैसे जोन्स में होता है ना कि फर्स्ट जोन की फर्स्ट प्रेफरेंस अगर अवेलेबल है, उसमें इनसाइडर अवेलेबल है, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आउटसाइडर में जाओगे, जैसे भी, है ना। तो कहानी अभी ग्रुप्स में चलेगा, अभी ये ग्रुप में चलेगा। और ग्रुप 1 में अभी इसके आगे नेक्स्ट पार्ट हमें नहीं बताया गया कि क्या होगा, वो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा उसके बाद ही हमें क्लैरिटी होगी। फिलहाल इसमें जो नोटिफिकेशन में नहीं है कि इसके नेक्स्ट क्या होगा। क्या मैं ग्रुप 1 के भीतर बता सकता हूँ कि लेट्स से आगमुट, आंध्रा, असम, मेघालय, बिहार और छत्तीसगढ़ में मेरी क्या प्रेफरेंस है, ये होना तो चाहिए आइडियली, है ना, लेट्स सी, बट लेकिन गवर्नमेंट बताएगी। तो उसके बाद जो ये इनसाइडर और आउटसाइडर की जो रेशो रहती थी कि आगमुट में लेट्स से 20 लोग भर्ती करने, 7 इनसाइडर, 13 आउटसाइडर, तो सरकार ये भी बताती थी, लेकिन ये ग्रेजुअली, ये थोड़ा डिलेड है, आफ्टरवर्ड्स पब्लिश होगा। वो कह रहे हैं कि अभी नोटिफिकेशन के पहले बताना है आपको कि कितना इनसाइडर कितना आउटसाइडर, अकॉर्डिंगली जो कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है, वो बढ़िया सिंपल अपनी कॉल ले पाए। उसको पता होना चाहिए इनसाइडर आउटसाइडर क्या है, कहाँ वो अप्लाई कर रहा है, एज अ करियर, ब्यूरोक्रेसी एज अ परफेक्ट करियर उसकी तरफ भी जा रहा है, ये मुझे वैसे भी लग रहा है। ओके, तो
साइकिल्स में चलाएंगे, 25 कार्डर होते हैं, है ना, यहाँ पे 25 कार्डर्स होते हैं, आप देख सकते हैं 25 कार्डर्स होते हैं, है ना, उन्हीं को ही यहाँ पर हमने ग्रुप्स में ही भी डिवाइड कर दिया, 4 ग्रुप्स में 25 कार्डर होते हैं। तो 25-25 के साइकिल में अब मेरिट चलेगी कि आपने जो अपना प्रेफरेंस बताया होगा 1 से लेके 25 के बीच में, मान लीजिए आपका रैंक है, उसमें आपका जब नंबर आएगा उसके हिसाब से आगे देखेंगे कि होम कार्डर है आपका कि तो आपको एलोकेट होगा। लेकिन आपके पहले अगर किसी को एलोकेट 1 से 25 मान लीजिए रैंक में किसी को हो चुका है, तो आप नेक्स्ट साइकिल में कंसिडर होंगे। तो एल्गोरिथमिक है, टिक 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 एलोकेट करता जा रहा है, और पहले किसी को हो चुका है तो ये स्लॉट फुल हो गया है, अब अगले एलोकेशन में देखेंगे, है ना, जो अगले साइकिल में आप चले जाएंगे, जो नेक्स्ट 25 बच्चों को उठाएंगे, फिर नेक्स्ट 25 बच्चों को। तो इसीलिए पहला तो मुझे लगता है कि एक ऑल इंडिया कैरेक्टर डेवलप करने वाली बात है, देन वेरी सिस्टमैटिक एल्गोरिथमिक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बात है कि नोटिफिकेशन से पहले पता चलेगा क्या इनसाइडर क्या आउटसाइडर, मेरी स्टेट में इनसाइडर कोई जॉब है भी है कि नहीं, कि मुझे मिलेगी ही नहीं, कि मैं होम कार्डर भर भी दूं, है ना, ये बात समझ के देखना, मैं होम कार्डर मान लीजिए पंजाब को मैंने भर भी दिया, लेट्स से पंजाब में इनसाइडर को जॉब ही नहीं थे, मुझे होम कार्डर भरने का फायदा ही नहीं होगा, कभी मुझे पंजाब मिलेगा ही नहीं, मैंने पंजाब को अपना होम कार्डर मान लिया, भर दिया, इनसाइडर पंजाब में कोई जॉब ही नहीं क्रिएट हुई, है ना, कोई जॉब ही क्रिएट नहीं हुई इनसाइडर की, तो मैं पंजाब को होम कार्डर मान लीजिए, मैं चाहता हूं पंजाब में आना, तो मैं पंजाब को होम कार्डर क्यों भरूं फिर मुझे, क्योंकि पता है अगर मैंने पंजाब को होम भर दिया, उसमें कोई इनसाइडर कोई वैकेंसी ही नहीं थी, पंजाब सरकार ने मान लीजिए बताया ही नहीं सेंटर को, हमें चाहिए ही नहीं कोई IAS या IPS मुझे चाहिए ही नहीं, 0 होम कार्डर वैकेंसी है, तो मैं होम भर दूंगा तो मुझे कभी मिलेगा ही नहीं। समझ के देख रहे हैं बात को। तो इसीलिए सरकार के लिए एक तो जो नोटिफिकेशन आनी है उसके पहले, मतलब 1 जनवरी को मैं अज्यूम कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन जो जनवरी फरवरी में आती है हमारी, लेटर में आती है, तो इसलिए सरकार ने 1 जनवरी, इसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है क्लियर कट कि 1 जनवरी को आपको बताना है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि कितनी कितनी आपके पास इनसाइडर एंड कितनी आउटसाइडर आपके पास पोजीशंस हैं। अगर उसके हिसाब से कैंडिडेट जब नोटिफिकेशन आएगी अप्लाई करेगा तो होम कार्डर वगैरह के बारे में सोच सकता है वो, ठीक है। तो ये बात हमें, और देन एलोकेशन होगी, ये साइकिल की बेसिस पे होगी, जो होम कार्डर पहले जिसको जाता रहेगा, अगर उसमें पहले ही किसी को मिल चुका है उस साइकिल में, तो आप अगले साइकिल में कंसिडर हो जाएंगे, है ना। तो एल्गोरिथमिक डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत ही प्यारी एल्गोरिथमिक डिस्ट्रीब्यूशन है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, इंप्रूवमेंट्स तो होते रहेंगे आगे, लेकिन फिलहाल एक ऑल इंडिया कैरेक्टर डेवलप करने की तरफ चला गया, है ना। तो सरकार को 1 जनवरी का जो दे दिया है स्टेट्स को डेडलाइन कि अगर आपने नहीं बताया, है ना, 31 जनवरी, सॉरी मैंने 1 जनवरी बोल दिया, अगर आपने नहीं बताया तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, आपके इनसाइडर वैकेंसीज को आप लेटर बता के बच्चों को साथ ऐसे नहीं कर सकते कि आपको पहले बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर ना जैसे रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी और EWS, दो बहुत प्यारी क्लैरिफिकेशंस हैं, वो पक्का जान लें। तो जैसे अगर मान लीजिए कि मैं रिजर्व कैटेगरी में मैंने अप्लाई किया और मेरा रैंक लेट्स से टॉप 25 में आ गया, है ना, रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई किया, टॉप 25 में आ गया, तो वो कह रहे हैं कि आप अनरिजर्व कैटेगरी में, और मान लीजिए जो जिसमें मैंने अपने आप को होम कार्डर दिया था, मान लीजिए पंजाब दिया था, पंजाब में मैं पहला ही बच्चा हूं, तो मैं अनरिजर्व में कैटेगराइज हो जाऊंगा, तो मैं अनरिजर्व में मैं होम कार्डर मुझे मिल जाएगा। तो कोई लेटर रैंक होगा रिजर्व वाला, उसको एक तरह से मान लीजिए सीट मिल गई, है ना, एक और वहां पर होम कार्डर की सीट उसके लिए बढ़ गई। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिफिकेशन दी है कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का मेरिट में आगे है तो वो अनरिजर्व कैटेगराइज हो सकता है, तो वो अनरिजर्व, तो इसीलिए इसके लिए उसको अनरिजर्व ना कह के सुप्रीम कोर्ट और बाकी सब कहते हैं उसको ओपन कहिए कि वो ओपन है, दोज सीट्स आर ओपन, कि वो कोई भी वहां पे कॉम्पीट कर सकता है। तो जनरल कोई एज सच कोई अलग कैटेगरी नहीं है, ये हमारे कोर्ट्स और बाकी सब संस्थानों का जो मानना है अभी कि जनरल कोई कैटेगरी नहीं होती, जनरल नहीं होती, वो ओपन होती है, उसमें कोई भी कॉम्पीट कर सकता है। लेकिन हाँ, रिजर्व सिर्फ रिजर्व है, ये इन्हीं के लिए। जैसे मान लीजिए एक बस की सीटें हैं, बस में 100 सीटें हैं, लेट्स से 20 औरतों के लिए रखी हुई हैं, बाकी 80 मर्दों के लिए हैं, ये नहीं कह सकते। बाकी 80 पे कोई भी बैठ सकता है, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा, कोई भी बैठ सकता है ना, वो ओपन है, तो इसलिए ओपन कैटेगरी कहा जाता है, इसलिए अनरिजर्व्ड रिजर्व में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसीलिए जो उस पर क्लैरिफिकेशन है कैसे कैसे, इसमें मुझे लगता है कि आप बहुत अपना दिमाग मत लगाएं। एक जो बहुत बढ़िया चीज़ है जिस पर दिमाग लगाना भी चाहिए वो है EWS, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सरकार हमें लगता था एक सेपरेट एक कोटा लेकर आई, सेपरेट वहाँ पर जैसे SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, सेपरेट रिजर्वेशन है। वो कह रहे हैं जो EWS है यहाँ पर एक पर्टिकुलर है कि EWS ओपन में ही कैटेगराइज होता है, ओपन में एक स्पेशल तरह का एक ट्रीटमेंट है। यहां पे इसको समझ के देखिए, यहां पे सरकार ने क्या बताया कि पार्ट ऑफ अनरिजर्व वैकेंसीज है, अनरिजर्व वैकेंसीज में ही कुछ लोग होंगे जो EWS भी होंगे, ठीक है। तो SC कैटेगरी
एसटी कैटेगरी है ना, ये क्लैरिफिकेशन थी, उसके अंदर ईडब्ल्यूएस होंगे कि नहीं होंगे, है ना, ये जो सवाल उठ रहा था एससी एसटी में आगे ईडब्ल्यूएस होंगे कि नहीं होंगे। तो इसीलिए है कि ओके नहीं नहीं, अब जो ईडब्ल्यूएस है वो पार्ट ऑफ अनरिजर्व्ड ही है, वो पार्ट ऑफ अनरिजर्व्ड है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसीलिए अनरिजर्व्ड के रोस्टर के हिसाब से ही चलेगा। अनरिजर्व्ड का जो रोस्टर है, अनरिजर्व्ड के हिसाब से जो सीटें निकाली हैं इनसाइडर या आउटसाइडर जैसे भी, तो उसी में ही ईडब्ल्यूएस के हिसाब से जो कितनी सीटें बनती हैं क्या बनती हैं वो अनरिजर्व्ड में ही काउंट होंगी, एंड अकॉर्डिंगली मेरिट के हिसाब से उनको सीटें मिलती रहेंगी। तो ये एक जो डाउट था कि जो एससी एसटी के अंदर ईडब्ल्यूएस का क्यों नहीं है एक्सेट्रा, वो डाउट खत्म हो गया ऑलमोस्ट, है ना, जो पहले भी बहुत बच्चों का डाउट हुआ करता। तो इसीलिए जो ईडब्ल्यूएस इज ए रिजर्वेशन बेनिफिट नॉट अ सेपरेट कार्डर कैटेगरी, ये सरकार ने लिख दिया अपनी नोटिफिकेशन में, सेपरेट कार्डर कैटेगरी नहीं है, जैसे एससी की सीट्स अलग होती हैं, एसटी की अलग होती है, नहीं ऐसे नहीं है, वो अनरिजर्व्ड का ही पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए ना जो ये ओवरऑल जो कुछ क्लैरिटी मिलती है हमें कि अगर मुझे अप्लाई करना है तो मैं एक बार ये रोस्टर देखकर, है ना, कि क्या क्या सीटें अवेलेबल हैं रिजर्व की, जो ओपन की, सॉरी जो इनसाइडर की आउटसाइडर की, अकॉर्डिंगली मैं अप्लाई करूं। सरकार ने स्टेट्स को एक डेडलाइन दे दी है, उसके पहले ही बताओ ताकि बच्चे जो बढ़िया डिसीजन ले पाएं, है ना। तो मेरा मानना है ये सरकार ऐसा इसलिए सोच रही है कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं एज अ करियर सोचें, एज अ बढ़िया अपॉर्चुनिटी सोचें कि मुझे घर पे ही रहना, नहीं आई एम ओपन फॉर ऑल इंडिया, है ना। तो उस तरह से अकॉर्डिंगली जो लोग अप्लाई करें, टैलेंट अकॉर्डिंगली ही वहां पर मिले। तो दे कुड बी वेरियस रीजंस कि इसकी क्लैरिफिकेशन तो रिक्वायर्ड थी, ईडब्ल्यूएस की क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड थी, ओपन कैटेगरी की क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड थी, यूपीएससी ने निकाल दी है, डीओपीटी ने अब ये नोटिफिकेशन निकाल दी है, इससे काफ़ी सारी चीज़ें सही होती हैं। लेकिन ये दिस इज़ रियली वेरी, आई वुड से वेरी सरप्राइजिंग एंड कि अल्फ़ाबेटिकल, मेरे मानने में दिस गिव्स अ वेरी ऑल इंडिया कैरेक्टरिस्टिक टू दीज सर्विसेज, है ना। तो बाकी आपका इस पर क्या कहना है, और है ना, बाकी रैंक लेकर आते हैं, रैंक लेने के बाद की बातें होती हैं, कितना मुश्किल होता है रैंक लेकर आना, और इसीलिए सबसे पहली हर्डल तो हमारे पास प्रीलिम्स है कि प्री ही नहीं हमारे पास क्रैक हो रहा, तो इसीलिए प्री को लेकर भी क्रैश कोर्स है, अनगिनत बच्चे स्लीपी के साथ जुड़ते हैं और पहली बार प्री क्रैक करते हैं, क्योंकि उसके पहले भटकना आसान है, पता ही नहीं चल रहा किस लेवल पे चीज़ों को ऑपरेट करूं, क्या करूं, जो आर्बिट्ररी रिसोर्सेज इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। तो राइट रिसोर्स का होना, उसके बाद राइट रिसोर्स की एप्लीकेशन को समझना, स्टैटिक मजबूत कर लो, करंट से जुड़ा हुआ जो स्टैटिक पूछा जाता है मजबूत कर लो, करंट मजबूत कर लो। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि अगर सिर्फ स्पेसिफिकली करंट पे चाहते हो काम करना, तो हमारे पास एपिक जो ये मॉड्यूल है, जो एक्सट्रीम प्रोफिशिएंसी इन करंट अफेयर्स, ये स्टार्ट होने वाला है, आप इसका पार्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो बाकी बच्चे मतलब परेशान हो रहे थे, तो मैंने सोचा ये बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ें टू नो, है ना, कि क्या क्या है जो चलेगा। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रैंक लेके आना, उसके पहले सबसे बड़ा जो हर्डल है दैट इज प्रीलिम्स। प्रीलिम्स ढंग से निकालो, बढ़िया तरीके से निकालो, बाकी सब चीज़ें तो आती जाती रहेंगी, होता रहेगा। कहीं भी जाओगे देश की सेवा करना है, और देश के पर्टिकुलर हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है। वी हैव टू मेक एवरी प्लेस बेटर, कहीं भी हमें डाल दो सर, हम काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, ठीक है। तो यही था बस आज के सेशन में। आपको कुछ अगर और जानना हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होने की अभी ज़रूरत नहीं होती है, रैंक आएगा उसके बाद ही हमें सोचना चाहिए इसके बारे में। ऑल राइट, ठीक है, मतलब हाँ ऑफकोर्स जब हम प्री मेंस के आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा और बेहतर तरह से इसको डिस्कस करेंगे जब ये फॉर्म वगैरह भरने की बात होगी। लेकिन फिलहाल इससे विचलित मत हो, मेरा बस ये कहना है कि इससे बहुत अपने आप को इम्पैक्ट मत होने दो, क्या होगा पहले प्री तो निकालें, फिर मेंस इंटरव्यू रैंक तो लाएं, उसके बाद लेट्स सी, है ना, वेयर आवर डेस्टिनी टेक्स अस। डेस्टिनी चलाने के लिए पहले मेहनत करनी जरूरी होती है, मेहनत करते हैं उसके बाद देखते हैं। चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।